हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर ले होइएगा और इस सेशन में आप जुड़े होइएगा। ठीक है, चलिए ये जो सेशन है आपको सुपर 37 डे यानी कि 37 डे का आपको टारगेट करना है बिहार बोर्ड को। जो आपके एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा है, 37 डे बचा है, आप वो इसमें बिहार बोर्ड को पूरी टारगेट करके पढ़ना है इस तरह कि आप बोर्ड में टॉप बने। ठीक है, देखिए आपको इस तरह रातों के सितारे में बैठ के पढ़ना है, इस बच्चे की तरह कि जिस प्रकार से रातों के सितारे में आज बैठ के पढ़ रहा है, कल होके ये इस सितारे की तरह चमकेगा और दुनिया वालों को बताएगा कि हम कितना बड़ा सितारा है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने एक और इमेज लिया है आप सभी को समझाने के लिए। देखिए आप एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो इस तरह पढ़ के जाइए कि आप एग्जाम को सही सावधानी पूर्वक हर एक ढंग से आप उसको स्वीकार कर पाए। ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति की तरह आप चल जाए। इस व्यक्ति एक जंगल में गया शिकार करने, लेकिन इसे शिकार करने नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसका अंजाम हुआ। अंजाम ये हुआ कि भेड़िया ने इसे शिकार कर दिया। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको सावधानी पूर्वक, अभी कम टाइम है, इसमें पूरे ध्यान से आपको पढ़ना है। थोड़ा भी ध्यान को इधर उधर नहीं हटाना है। पूरा आप अपने एज्यूम करिए कि हमें रिजल्ट पे फोकस करना है, अच्छे से रिजल्ट है इस पे, इसलिए आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए, पूरा विजुअलाइज करके पढ़िए ताकि आप कहीं पे भी अटके नहीं, आप पूरे क्वेश्चन बना करके आए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण को वन शॉट में पूरी क्लियर करने वाले हैं, पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आपसे आग्रह है कि दोस्तों में इस वीडियो का लिंक पूरे फैला दीजिए, यानी कि पूरा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और द्विघात समीकरण का जो भी मेजर टॉपिक है, मेजर पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि द्विघात समीकरण में हमको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जानना होता है कि द्विघात क्या होता है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो एक नंबर में ये करेंगे हम लोग कंप्लीट। दो नंबर में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण तो जानेंगे और उसके हल कैसे नहीं होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और तीन नंबर में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है उसके मूल की प्रकृति क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन समझने के बाद मेरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी बने रहना है, क्योंकि चार नंबर पे मैं आपको कराऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पढ़ना तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है महत्वपूर्ण प्रश्न। समझिए, हमारे दैनिक जीवन में जितना इंपॉर्टेंट मेरा ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट अगर आप मैथ के दृष्टि से, गणित के दृष्टि से देखें तो उसका प्रश्न होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखना है, थोड़ा भी स्किप मत करना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पूरा विजुअलाइज करते हैं ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, द्विघात समीकरण। अगर हम लोग द्विघात समीकरण की बात करें तो सबसे पहले पहला एग्जांपल से शुरू करते हैं। क्या, तो आपको ले लेते हैं मैं ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है आपका, ये आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी होता है। क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण भी होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के इसको व्यापक रूप क्यों कहे, तो व्यापक मतलब होता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है, और इससे बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए जो द्विघात समीकरण होता है ना, उसको समझने के लिए आप समझिए कि जो समीकरण में जो चर होता है ना, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें जो चर है उसका जो घात होना चाहिए, चर का घात 2 होना चाहिए, क्लियर।
चर का घात 2 होना चाहिए, तब जाके वो द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए यहाँ पे जो x होते हैं और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और x होते हैं, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं, चर होते हैं। अब चर का नेचर क्या होता है? चर का नेचर का मान ये होता है कि चर का मान मुझे मालूम नहीं होता है, लेकिन जो अचर होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखिए तो एक जो है यहाँ पे जो a है और b है और c है, ये सब आपको अचर है, अचर होता है, ठीक है। और अचर का मान मुझे मालूम होता है, जैसे कि अचर का एग्जाम्पल आता है 1 2 3, ये इस प्रकार इन्फिनाइट। अगर आप क्लास 1 में 1 पढ़े होइएगा तो आज भी आपको 1 पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर क्लास 1 में अगर 2 पढ़े होइएगा तो आज भी आपको 2 पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अचर का मान क्या होता है मुझे मालूम होता है, लेकिन चर का मान कभी क्या होता है कि जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ऐसे तो अल्फाबेट का सभी होता है, लेकिन कुछ मोस्ट एग्जाम्पल जैसे कि इस प्रकार से हम लोग मानते हैं। तो x का मान कभी 1 पढ़ते हैं, कभी 0 पढ़ते हैं, कभी 1000, कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू कुछ भी आ जाता है, यानी कि x का मान मुझे फिक्स नहीं होता है, मालूम नहीं होता। तो यहां से आपको चर और अचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और द्विघात समीकरण में जो होता है घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण में जो चर का अधिकतम घात होता है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में देखें तो a और b जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है, और यहाँ पे जो c होता है ये क्या होता है? एक आपको क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि अचर होता है, अचर पद होता है। और x और y जो होता है वो चर होता है, क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा। कहता है कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 2x - 3 क्या द्विघात समीकरण है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें पहला बात कि चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके, क्या इसका अधिकतम घात 2 होता है या ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे x + 2 है, उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको हो जाएगा x² और माइनस में क्या हो जाएगा? 2 होता है, और गुने में क्या होता है? ab, यानी कि a के जगह पर कितना है? x है, और गुने b के जगह पर कितना है? 2 है, ठीक है। उसके बाद आपको होता है प्लस क्या होता है? b², तो b² के बाद 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस में कितना है? 1 है, और इक्वल टू में आपका 2x है और -3 है, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए जरा, यहाँ पे x² मिलेगा और माइनस में मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे तो 4x मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 मिलेगा और प्लस में फिर से 1 मिलेगा, और इक्वल टू में हो जाएगा 2x - 3, क्लियर है। अब देखिए आगे जब देखे जाए तो यहाँ पे x² है, तो x² लिख सकते हैं, और इधर जो माइनस में 4x है और इधर प्लस में जो 2x है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, नीचे -6x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं लिखो हाँ गुरुजी, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए हाँ गुरुजी, लिख सकते हैं। और इधर देखिए जरा, आपको 4 है, इधर +1 है, 5 हो जाएगा, और इधर माइनस में 3 है, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, नहीं कि 5 3 8, यानी कि प्लस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो बन गया तुम्हारा, क्या बन गया? ये जो तुम्हारा बन गया, ये एक समीकरण बन गया। और ये जो समीकरण है क्या द्विघात समीकरण है? तो मैंने क्या बताया कि समीकरण में जो चर का घात होता है वो अधिकतम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे x क्या है? चर है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, यानी कि ये सही बात है। और ये क्या है? यानी कि ये जो क्वेश्चन सवाल में करा था क्या द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, और बहुत ही समझने वाली क्वेश्चन है कि कभी कभी होता है क्या है कि आपको एक लाइन में अगर क्वेश्चन समीकरण देना रहता है तो दे देता है, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि खुद को समीकरण बनाना पड़ता है, यानी कि स्टेटमेंट देता है, कथन देता है, उसको समझ करके, ठीक है, आपको समीकरण बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं चलो समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि 2
लगातार धन एवं पूर्ण संख्या, ठीक है, दो लगातार धन तथा पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो आपको 306 है। यदि छोटी संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलो देखो, अब धन एवं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या अगर हम बात करें, सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझ लें। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में आपको होता है जैसे कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाती है। तो वो संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब कहता है कि धन पूर्णांक। अब इसमें क्या है, धन मतलब आप यहाँ पे पैसा वाला धन नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पे धन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव धन, यानी कि धनात्मक। ठीक है। तो इसमें अगर धन संख्या जैसे कि बात करेंगे तो एक ऋणात्मक संख्या है और दो एक क्या है, दो एक धन यानी कि धनात्मक संख्या है। फिर 3 आपको क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है और अगला जो 4 होगा वो आपको फिर से एक धनात्मक संख्या होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जो कहता है कि यदि छोटी संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि दो लगातार, तो दो लगातार रहेगा तो मान लीजिए कि एक कोई संख्या 1 रहा होगा तो दूसरा क्या होगा, तो 3 होगा। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पे 2 से चालू करेंगे तो 2 एक पहला संख्या रहेगा तो तीसरा अगला संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम मान लेंगे कि दिया ही पहले से क्वेश्चन में कर रहा है कि छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, x है। तो यहाँ पे अगर पहली संख्या अगर बात करेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हम जब देखेंगे तो एक अगर मान ली कि यहाँ पर धनात्मक है तो दूसरा एक बीच करके एक फिर से धनात्मक आ रहा है, तो हम लोग दूसरी संख्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो x + 1 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और फिर से कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 के बराबर है। ठीक है। तो इसको समीकरण के रूप में बदलना है। तो इतना बात समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए दोनों संख्याओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो लिख देंगे हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, x गुना x + 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग 306 लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करिएगा, आगे जब समीकरण बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, यहाँ पे गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको x², ठीक है। फिर गुना करिएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, अब x हो जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपको, इक्वल टू में हो जाएगा आपका 306। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू में 0। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो समीकरण बना, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है 2 है, तो 2 क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो ये समीकरण बन चुका है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो लिखो कमेंट में, हाँ गुरुजी समझ आ रहा है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और भी बढ़िया से आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करूं। ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि जॉन और जीवंती, ठीक है, एक जॉन है, एक जीवंती नाम का कोई आदमी है, व्यक्ति है। ठीक है। कहता है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है। दोनों के मिलाकर के कुल कितने हैं, 45 कंचे हैं। तो कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल कितना है, 124 है। ठीक है। तो ये बात समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना है, 45 कंचे हैं। तो हम लोग पहले मानेंगे,
माना, एक को मान लेते हैं, जैसे कि जॉन को मान लेते हैं, जॉन का जो कंचों की संख्या है वो मान लीजिए कि x है, x है। तो जीवंती के पास कितना होगा, ठीक है, इसको माने हैं तो जीवंती के पास कितना होगा आप बताओ। जीवंती के पास कितना होगा, देखो दोनों को मिलाकर के 45 है, ठीक है, और एक को अगर हम x मान लेते हैं तो अगर हम 45 में से अगर इसको घटा देंगे, ठीक है, जॉन की कंचों की संख्या को घटा देते हैं, जैसे कि x को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, जीवंती का बचेगा, ठीक है। सपोज मानो कि कुल दो बच्चे हैं, जैसे कि राम है और श्याम है, ठीक है, और राम और श्याम दोनों के मिलाकर के कंचों की संख्या आपको कह देते हैं कि 50 है, 50 है, और हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि राम के पास 30 है, ठीक है, राम के पास 30 कंचे हैं, तो आप क्या करोगे, 50 में से अगर 30 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 20, और 20 से क्या हो जाएगा, श्याम के पास जो कंचों की संख्या है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि जो जॉन है उसके पास अगर x कंचा है, तो अगर टोटल क्या कह रहा है 45 कंचे हैं दोनों का मिला करके, तो 45 में से जब इसको घटा देंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, जीवंती का जो कंचों की संख्या है वो मिल जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ आया। तो उसके बाद लिखता है कि जो जब 5-5 कंचे हिरा देते हैं, फिर हिराना भी है, ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से 5 कंचे ना, 5 कंचे खोने के बाद अब देखो यहाँ पे x था, तो जॉन के पास क्या हो जाएगा, जॉन के पास हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, एक था उसमें से 5 को भुला गया, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा जरा देखो, जीवंती के पास हो जाएगा तुम्हारा कितना था पहले से, तो 45 था और माइनस में x था। अब इसको क्या करना है कि 5 कंचे और भुला लिया, तो ये इक्वल टू में क्या बन जाएगा जरा देखो, यहाँ पे 45 है, माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा, और माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना बच्चा है, इतना बच्चा है। अब कहता है कि क्या कहता है, अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, तो 124 है, ठीक है। तो ये दोनों का जो गुणनफल होगा, ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितने के बराबर है, तो आपको 124 के बराबर है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, चाहे इधर ही सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें जॉन की, तो जॉन के पास कितना है, जॉन के पास है तुम्हारा x - 5 है, ठीक है। अब गुना करो, जीवंती के पास कितना है, तो 40 है, और माइनस में कितना है, x है। अब इक्वल टू में कितने के बराबर कह रहा है, तो 124 के बराबर कह रहा है, ठीक है। अब इसको जब गुना करोगे तो क्या मिलेगा जरा देखो, 40x मिलेगा, और यहाँ पे जब इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और तुम्हारा x² मिलेगा, ठीक है। फिर इधर करोगे गुना तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 × 5 = 20, यानी कि 200 हो जाएगा, और इधर गुना करोगे तो माइनस के माइनस प्लस हो जाते हैं, और 5x हो जाएगा, और इधर कितने हैं, तो 124 है। क्लियर है। अब जब आगे इसको और सॉल्व करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा जरा देखो, यहाँ पे 40x है और यहाँ पे 5x है, यानी कि यहाँ पे x² है तो लिख सकते हो माइनस का x², और प्लस में तुम लिख सकते हो 45x, और इधर के देखो माइनस का 200 है, और इधर का फिर से प्लस का 124 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 324 लिख सकते हो, इक्वल टू में 0 लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे जो तुम्हारा बना है, ये क्या बना है, समीकरण बन चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना था कि जॉन और
जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दोनों के 5-5 कंचे खोद देने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है। तो समीकरण में व्यक्त करना था तो इस समीकरण में व्यक्त कर दिए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखेंगे कि चर का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई बात समझ में? समझ आ रहा है तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के हल कैसे निकलते हैं। देखो, अब जिस प्रकार से हम लोग बहुपद में समझे थे कि जिस प्रकार से बहुपद का कैसे निकलता है, बहुपद का मान कैसे निकलता है, उसी प्रकार हम लोग द्विघात समीकरण का मान भी निकालेंगे। देखो होता क्या है कि कुछ ऐसा मान होगा जो इसको पूरा पूरी क्या कर देगा, जीरो कर देगा, और जो जीरो करेगा वही उसका क्या होगा, मूल होगा। ठीक है, तो अब मान का क्या कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम सपोज मान ले कि यहाँ पे 2x² माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, तो अगर हम कह दें कि यहाँ पे जो x का मान है ना वो अगर हम 1 रखते हैं, तो x इस समीकरण में x के यहाँ पर अगर 1 रखने पर इसका मान क्या होगा, उसी को जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग मान कहेंगे। ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे x जगह पे 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2 गुना 1 का स्क्वायर मिलेगा, -1 मिलेगा क्योंकि x जगह पे 1 डालने हैं, -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू आपको 0 होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, ये है बात है। अगर यहाँ पे अगर हम आगे चल के फिर कोई और ही संख्या रखेंगे तो जिस इस समीकरण में अगर x का मान जो भी रखेंगे वही अगर उसको आएगा तो वही उसका मान कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। जिस प्रकार से हम लोग बहुपद भी पढ़े थे कि अगर कोई बहुपद है उसमें अगर x इक्वल टू रखते हैं तो जो मान आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, उस पर मान कहेंगे, यानी कि इस समीकरण में x इक्वल टू इतना पे इतना मान कहेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ये कोई विशेष बात है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को जो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि गुणनखंडन की विधि क्या क्या होता है। तो गुणनखंडन को विधि तोड़ने की 2 विधि होते हैं। पहला आपका गुणनखंडन विधि होता है, दूसरा आपका द्विघात सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग गुणनखंडन विधि से जानेंगे, उसके बाद हम लोग द्विघात सूत्र को भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले गुणनखंडन विधि क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है। ठीक है, देखिए गुणनखंडन तोड़ने बहुपद का जब हम लोग गुणनखंडन तोड़ते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाते थे। वो कॉन्सेप्ट लगाते थे क्या कि मध्य मध्य विभाजन विधि से हम लोग गुणनखंडन तोड़ते थे। तो यहाँ पे हम लोग मध्य मध्य विधि से पहले गुणनखंडन तोड़ देंगे, इक्वल टू में 0 करके उसका समीकरण का भी गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है चलिए समझिए। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है आपको 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें गुणनखंडन तोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, जरा देखो। 2x माइनस 5x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंडन तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट के फर्स्ट से गुना करेंगे। ठीक है, जब 3 दूना 6 यानी कि गुना करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। प्लस में मिलेगा कि माइनस मिलेगा, तो प्लस में मिलेगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग गुणनखंडन क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 3। अब 2 गुना 3 में कुछ ऐसा हम लोग अरेंज करेंगे जोड़ घटाव करके कि यहाँ पे -5 आ जाए। तो हम लोग साफ देख सकते हैं कि -2 और -3 कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो इस पे हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग x² लिखेंगे, 2x² लिखेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, x ये वाला, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे जब आप देखिएगा तो आपको फिर से 2x² तो यहाँ है ही, लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2x लिख सकते हैं और -3x लिख सकते हैं, प्लस में कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसको जब आप कॉमन करेंगे, दो दो का जोड़ी लगा लेंगे, यहाँ पे इसका 2 का जोड़ी लगा लेंगे और यहाँ पे 2 का जोड़ी लगा लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2x कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपको x और माइनस में बचेगा आपको कुछ नहीं, यानी कि 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना कॉमन करेंगे, 3 कॉमन होने वाला है, कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे जो फिर से कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन है x माइनस 1, तो इतना कॉमन करने के बाद 2x माइनस के 3 यहाँ बचेगा इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो दो रैखिक समीकरण के टर्म में टूट चुका है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके इसका मूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो, यहाँ पे जो x माइनस 1 है इसको 0 के बराबर रख देंगे, और यहाँ पे फिर से 2x माइनस जो 3 है इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालिएगा तो x इक्वल टू निकलेगा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालिएगा तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये जो है ये है आपको गुणनखंडन विधि से आपको ये द्विघात समीकरण का मूल निकाल दिए। तो ये था आपका गुणनखंडन विधि, जो मध्य विधि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी कहता है कि आप इस गुणनखंडन विधि से ही सॉल्व करिए, कभी कहता है कि आप अपने मर्जी से करिए, कभी कहते हैं कि सूत्र के मदद से करिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको सूत्र के विधि से। चलिए, ठीक, तो देखते हैं कि द्विघात समीकरण में जो मूल निकालने का सूत्र क्या होता है। वो होता है तो आपका x इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर और प्लस माइनस दोनों होंगे रूट इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस 4ac, और बटा में होते हैं आपको 2a। ठीक है, ये जो है आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आप डायरेक्ट किसी भी समीकरण का मूल निकाल सकते हैं, उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि ये जो समीकरण है इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, यानी कि a के जगह पे कितना है, तो a इक्वल टू आपको 2 मिल रहा है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि b के जगह पे, तो b इक्वल टू कितना है दोस्तों, तो b के जगह पे तुम्हारा माइनस के 5 है। ठीक है, ये वाली। उसके बाद हम लोग बात करेंगे c का, तो c इक्वल टू कितना है, तो देखो c इक्वल टू तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 लिख लो। अब देखिए जरा इस अथी पे आएंगे, फॉर्मूला पे आएंगे, तो हमें इसका वैल्यू पुट करना होगा। कैसे पुट करेंगे, देखिए जरा यहाँ पे x है तो x तो लिखेंगे। अब देखिए बी स्क्वायर, यहाँ b का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, -5, यानी कि जब हम लोग माइनस बी स्क्वायर है, तो जब किसी भी संख्या को गुण अथी करेंगे तो मिल जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। अब देखिए रूट अंडर क्या है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पर फिर हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस 4ac है, तो 4ac, a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और c का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 8 का 8 है 16, 8 से 24, यानी कि ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, और बटा में आपको 2a है, ये है 2 हो जाएगा, और गुना में a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेंगे। अब आगे देखिए x इक्वल टू, फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस का 25 और प्लस माइनस यहाँ पे मिलेगा मुझे 1, और 1 को रूट में लिखे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल करने पर वो 1 ही आएगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए जब इसको हम लोग एक बार प्लस करके लिखेंगे, यानी कि जब एक बार प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से जब एक कम जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू माइनस 24/4 लिख सकते हैं, और एक बार में हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस करके, यानी कि 26 माइनस 26/4 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर इसको आगे जब काट दोगे तो x इक्वल टू तुम्हें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 6 चौका 24 यानी कि 6 बार में काट सकते हैं तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे, 6 चौका 24 होता है, तो आगे हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और बट्टा में 2 मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू -6 और -13/2 ये क्या है, इसका मूल है कि नहीं, मूल है। जब हम लोग थोड़ा सा पीछे भी आएंगे तो सेम क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन नहीं था, अलग क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि एक गुणनखंडन विधि से फॉर्मूला से हम लोग कैसे मूल निकालते हैं। अब इसमें जो ये होता है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग आगे विचार करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो रूट अंडर है b² - 4ac, इसको हम लोग विविधकरण बोलते हैं। ठीक है, अब विविधकरण क्या होता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ना है मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति में विविधकरण का बहुत ही उपयोग होता है। ठीक है, विविधकरण मैंने बताया कि क्या होता है, रूट अंडर b² - 4ac होता है। ठीक है, 4ac होते हैं। विविधकरण को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किससे, d से रिप्रेजेंट करते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, d जहाँ पे लिखा रहेगा आप समझिए कि विविधकरण कर रहा है, और विविधकरण का फॉर्मूला यही होता है रूट अंडर b² - 4ac। ठीक है, तो आपको कभी कभी लिखा रहता है कि लिखा हुआ है, जैसे समीकरण लिखा हुआ है उसका विविधकरण क्या होगा, तो डायरेक्ट इस पर पुट करेंगे, हम लोग बना लेंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसको क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, इसकी विविधकरण ज्ञात करिए। ठीक है, तो विविधकरण क्या होता है, यानी कि d इक्वल टू क्या होता है, तुम्हारा जानते हो कि रूट अंडर b² - 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे d इक्वल टू, तो क्या मिलेगा कि b² b के जगह पर कितना है, तो -4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और माइनस में क्या है, 4 है, और 4a ac के a के जगह पर कितना है, 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और c के जगह पर कितना है, 3, तो 8 से 24 हो जाएगा। यानी कि 8 से कितना होता है, 24 होता है। 4 दूना 8 और 8 का 8 आंसर 8 से 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो d इक्वल टू आएगा, वो कितना आएगा, जब 16 में से 24 को घटा देंगे, यानी कि जब हम 24 है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 4 8, यानी कि -8 बचेगा। ठीक है, तो रूट में क्या हो जाएगा, d का वैल्यू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब इसको रूट से हम लोग माइनस के अंदर, तो जब इभी संख्या आ गई तो ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका नेचर होगा कि वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये जो है इसका वास्तविक संख्या नहीं आएगा, यानी कि इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आगे हम देखेंगे द्विघात समीकरण को, तो इसमें क्या आता है कि विविधकरण निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब d इक्वल टू देखेंगे, d इक्वल टू होता है रूट अंडर b² - 4ac। तो यहाँ से आप डायरेक्ट d इक्वल टू निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए जरा, b के जगह पे क्या है, इतना 5 है, तो 5 के स्क्वायर 25 होता है, और माइनस में 4 है, तो 4 की जगह पे a देखेंगे, a की जगह पर कितना है, 1, यानी 4 हो जाएगा। c की जगह पर कितना है, 1, तो 16 लिखेंगे, तो माइनस का हो जाएगा तुम्हारा 16। ठीक है, आगे जब और भी देखिएगा तो d इक्वल टू क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे 25 में से जब 16 जाएगा तो बचेगा 9, यानी कि जब 9 को वर्गमूल करिएगा तो d इक्वल टू मिलेगा 3, यानी कि यहाँ से जो d इक्वल टू निकला है 3 निकला है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको 3 बना लीजिए और आंसर सही मार दीजिए। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग आज द्विघात समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट को जाने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेजर टॉपिक था उसको हम लोग उठाए हैं और समझे हैं, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से अगर हमारे वीडियो में पूरा बने रहिएगा तो आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।